तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छा करते हैं, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नए लेक्चर में स्टार्ट है। लेक्चर का नाम वही है सिक्स। मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसमें इससे पहले जो लेक्चर उसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया था, और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया था। तो वो मान लीजिए उसका पार्ट 1 है, और उसके बाद का ही कंटिन्यू करेंगे इसमें पार्ट 2 में। तो आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चन जो है इक्वेशन बना के छोड़ दिए थे, उसका सॉल्यूशन आप लोग को खुद से करना था। आई होप आप लोग करके किए होंगे, और किए हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा क्या आंसर आया था उसमें में। अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन शायद मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो उस होमवर्क का डिस्कशन होगा। फिर होमवर्क के डिस्कशन के बाद हम लोग जो है कुछ और नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और कुछ और होमवर्क्स आप लोग को मिलेगा। तो बिना समय खराब किए हुए हम लोग चले आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलिए, अब क्या कह रहा है ना, इसमें जो बच्चा कंफ्यूज होता है, इसमें जो बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को तो मैंने देखा है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सुनते ही छोड़ देते हैं। नहीं बंद करना है हमको, नहीं बनाना है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वो नहीं समझ में आता है। उनका जो मोड ऑफ थिंकिंग है वो यही रहता है कि ये हमसे नहीं होगा, हार्ड है, हमसे नहीं होगा, हार्ड है। तो मोड ऑफ थिंकिंग यदि अपना आप बदलेंगे, ओके, मोड ऑफ थिंकिंग यदि आप अपना बदलेंगे कि नहीं, एक बार कोशिश करते हैं सीखने का, ट्राई करने का, तो आपके वो कोई भी सब्जेक्ट हो उस के स्ट्रॉन्गनेस स्ट्रेंथ पे आप काम करना स्टार्ट कर उसी समय कर लेते हैं कि एक बार ट्राई करते हैं एटलीस्ट होता है कि नहीं होता है। तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम समझिए। अप स्ट्रीम इट मीन्स कि होता है बहाव के खिलाफ। जैसे इंग्लिश में कहावत है ना, गो विद द फ्लो, तो अप स्ट्रीम उसको कहता है ना, आई विल नॉट गो विद द फ्लो, आई विल अपोज द फ्लो ना। तो यहाँ से यदि कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा सीख लीजिए, अप स्ट्रीम ना। अप स्ट्रीम का मतलब है अपोजेस द फ्लो, अपोजेस द फ्लो। वहीं पे डाउन स्ट्रीम का मतलब है, एक सेकेंड, ठीक, चलिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब है गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। कहने का मतलब ये है, फ्लो थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, फ्लो, ओके। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट द फ्लो, डाउन स्ट्रीम मतलब, और स्ट्रीम मतलब बहाव होता है, गो विद द फ्लो। तो मान लो यदि स्ट्रीम का स्पीड, स्ट्रीम मतलब जो नदी है या फिर पानी का बहाव है उसका स्पीड, स्ट्रीम स्पीड जो है, स्ट्रीम स्पीड आप लोग यदि मान लेते हैं वाई, और मान लीजिए किसी का स्पीड जो है, स्पीड ऑफ पर्सन इन, जो स्विम कर रहा है उसका, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, चाहे बोट का हो चाहे कुछ भी हो, वो एक्स है, ओके। तो अप स्ट्रीम मतलब क्या हो गया ना, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रीम आपका इधर जा रहा है, स्ट्रीम जो है, मैं आप लोगों को फिर से, और ये आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि मैं फिर से इरेज कर दूंगा। अप स्ट्रीम में क्या होता है ना, अप स्ट्रीम का यदि केस ले आप, तो अप स्ट्रीम में होता है, मान लेते स्ट्रीम इस तरफ है, नदी का बहाव इस तरफ है, ठीक है ना। तो इस तरफ कितने से जा रहा है, वाई किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड जो भी हो, और आपका जो स्पीड है ना इसमें इस तरफ से है, आपका स्पीड इस तरफ है, तो इसको अप स्ट्रीम कहते हैं। आपका स्पीड क्या है, एक्स है। तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, आप तो स्पीड ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ पर्सन विल बिकम एक्स माइनस वाई। अब ये क्यों हुआ, जैसे आप लोग कभी साइकिल चलाए होंगे, मोस्टली क्लास 10th में आ गए तो कभी क्या बहुत बार साइकिल चलाए होंगे। तो साइकिल चलाने में जब हवा तेज चल रहा है और आप हवा के उल्टा दिशा में जा रहे हैं, तो आपको जो है कुछ ज़्यादा दम लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके स्पीड को जो है हवा रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको अगर एक इस कांस्टेंट स्पीड से जाना है, तो
मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर से जाना है, तो आपको स्पीड एक कुछ ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हवा का स्पीड उधर से आ रहा है, तो आपके स्पीड को वो कम करेगा। यदि आप सोचेंगे कि हमें एग्जैक्ट 5 किलोमीटर पर आवर चला कर अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर से जाऊंगा तो नहीं, क्योंकि हवा का कुछ स्पीड जो आपकी कुछ स्पीड को कैंसिल कर देगा, तो आपका 5 से कम चलेगा। तो आपको चलाने के लिए 5 से ज़्यादा के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि आपका स्पीड 5 आ जाए। वहीं पे यदि आप साइकिल हवा के दिशा में ही चला रहे होते हैं, तो आप कम स्पीड भी चलाएंगे ना, तो हवा का कुछ जो है वो क्या स्पीड, जो हवा आपको क्या करेगा, धक्का मारेगा आगे, क्यों, तो हवा के कारण आपका इस कुछ स्पीड और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो कहने का मतलब मेरा वही है। उसी तरह डाउन स्ट्रीम में क्या करेगा, देखो ये इधर एक्स जाना चाह रहा है, लेकिन पानी इसको किधर, ये इधर एक्स मीटर पर सेकंड से जाना चाह रहा है, लेकिन पानी इसको इधर वाई मीटर पर सेकंड से लेना चाहता है, तो इसका एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, वेलोसिटीज आर द वेक्टर क्वांटिटी यू हैव लर्न इन क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। उसी तरह अगर डाउन स्ट्रीम का देखा जाए, डाउन स्ट्रीम का देखा जाए तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम में क्या कहता है ना, कि जैसे ये पानी का बहाव है, ठीक है, ये है स्ट्रीम का बहाव, मान लो ये है वाई, फिर से ठीक है, और ये आप जा रहे हैं, ये आपका बहाव है, आपका बहाव एक्स है। तो अब स्पीड ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ पर्सन विल बिकम एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में। इसलिए बोला जाता है डाउन स्ट्रीम में जो है आपका स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि आप स्ट्रीम का स्पीड भी आपके साथ हो जाता है। अप स्ट्रीम में आपका स्पीड घट जाता है, क्यों, क्योंकि स्ट्रीम का स्पीड आपसे अपोजिट होता है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपका ये कॉन्सेप्ट रहा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप लोग चाहे तो लिखना चाहे तो वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हैं। मैंने समझाया अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, अपोजिट द फ्लो, हमेशा फ्लो के उल्टे दिशा में जाएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब गो विद द फ्लो। तो स्ट्रीम से स्पीड को मान लेते हैं, यदि वाई है स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के स्पीड को यदि आप वाई मानते हैं, तो स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी में अगर आदमी जो है x किलोमीटर पर आवर से तैर सकता है, या फिर बोट चल रहा है, या फिर जो भी हो, तो तो ये एक्स है। तो अप स्ट्रीम में इस तरह कुछ केस होता है, मैंने डायग्राम की मदद से भी आप लोगों को समझाने के है। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है, पर्सन का स्पीड जो है वो घट जाता है। कैसे, क्योंकि वो अपोज कर रहा होता है। तो पानी जो है, पानी का जो बहाव है उसको उल्टी दिशा में ले जाना चाहता है, लेकिन वो उल्टी दिशा में जाना चाहता है, जिसकी वजह से उसका स्पीड जो है कुछ कम हो जाता है। और कितना कम होता है, तो उसका एक्चुअल स्पीड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्ट्रीम के साथ जा रहे होते हैं, तो एक्स प्लस वाई हो जाता है। इसलिए हम लोग थोड़ा कम दम लगाएंगे तो भी आराम से जा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसलिए हमेशा साइकिल चलाने वक्त आपके मन में भी ये रहता होगा कि हवा के दिशा में जाएंगे तो आसानी से जा सकते हैं। चलते होंगे आप लोग ये महसूस किए होंगे बहुत बार, तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आई होप आप लोग को मैं ये मिटा सकता हूँ। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जल्दी कर लीजिए। चलिए मिटा रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है, मेन काम क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन के माध्यम से फिर से मैं ये कॉन्सेप्ट एक बार और बता रहा हूँ, चिंता मत कीजिए ना, घबराइए मत। वन सेकेंड, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। आते हैं हम लोग। तो स्पीड ऑफ स्टील वाटर क्या है, स्पीड इन स्टील वाटर वो है हमारा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो मान लो स्ट्रीम का स्पीड हमसे पूछा, चलो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइटिंग में बन जाइए क्योंकि लैंग्वेज आप लोग को लिखना क्लास 6 से सिखाया जा रहा है, लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई, एक्स मान लेते हैं। तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन अप, स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अप स्ट्रीम, ड्यूरिंग अप स्ट्रीम विल बी
15 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब स्टीम का स्पीड घट जाता है एक्चुअल स्पीड में से। स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, दैट इज गोइंग टू बी 15 प्लस एक्स। दिक्कत इसमें यहाँ तक तो नहीं होगा क्योंकि अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाया। अब क्या रहा है कि 30 किलोमीटर यदि अप स्ट्रीम जाता है और फिर डाउन स्ट्रीम उसी पॉइंट पर आता है, तो जो ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट्स टोटल टाइम लेता है 4 घंटा 30 मिनट, यानी 4.5 आवर्स। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम का क्या स्पीड होगा। चलिए कोई नहीं, तो ये है 15 प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा, मान लो 30 किलोमीटर जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में तो एक्स माइनस 15, सॉरी एक्स माइनस 15 की 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स प्लस डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स, तो डैट इज गोइंग टू बी 4.5 आवर, तो 8/2 आवर, 8/2 ना सॉरी 9/2 आवर ले रहा है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर क्या ना कि इसको सॉल्व कीजिए। यदि सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 30 कॉमन ले लो, 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स बाई, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर, डैट इज गोइंग टू बी 9/2, यानी 3 के पारा में 10 मरते में, 3 के पारा में 3 मरते में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी एक्स और एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो 230 तो 300 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 225 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 675 माइनस 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 675 माइनस 60, तो 75 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 5 इज द एक्चुअल आंसर, x इज इक्वल्स टू माइनस 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीड कांट बी निगेटिव, वेलोसिटी कैन बी निगेटिव बट स्पीड कांट बी निगेटिव। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स दैट यू हैव लर्नड इन क्लास 9th। स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव बट वेलोसिटी कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो है। तो x इज इक्वल्स टू 5 यही निकालना था, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ जाएगा 5, क्योंकि होमवर्क था। तो जिनका यदि होमवर्क में क्वेश्चन में आंसर मैच कर गया, आंसर मैच्ड, जिनका हो गया होमवर्क था, तो वो आप छोटा सा क्या मैं ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थम्स अप कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आता है अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम, शेड्यूल का स्पेलिंग शायद मिस्टेक लग रहा, टाइम, एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इट हैज़ टू इंक्रीज द स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। चलिए कोई नहीं, फिर से ट्राई किया जाए। इस तरह क्वेश्चन मैंने कल शायद बताया था, लेकिन फिर भी एक बार और मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन बताऊंगा और फिर सॉल्व करेंगे इसको, आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, क्या कह रहा है ना कि एक प्लेन है जो कि जिस समय पे उसको टेक ऑफ करना चाहिए था उससे वो 30 मिनट लेट है, यानी हाफ एन आवर लेट है। अगर उसको अपने डेस्टिनेशन पे जो कि 1500 किलोमीटर अवे है उसको सही समय पर पहुंचना है, तो उसके यूजुअल स्पीड से 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो सही टाइम पर पहुंच जाएगा। तो मान लो यूजुअल स्पीड जो है वो क्या है हमारे पास, x है, यूजुअल स्पीड x है। ओके, तो कितना टाइम लेगा, तो टाइम लेना चाहिए था 1500/x एक्चुअली, लेकिन चूंकि वो आधा घंटा लेट है तो आधा घंटा को कंपनसेट करने के लिए वो कितने स्पीड से चल रहा है, तो इतना टाइम लेना चाहिए था। तो इस दोनों के बीच में जो गैप होगा वो हमारा कितना होने वाला है, हाफ एन आवर।
यही है, क्योंकि आधा घंटा लेट हो चुका है ना, उसको कंपनसेट करने के लिए इतना स्पीड बढ़ा है, तो उस दोनों इस टाइम में और इस टाइम में गैप कितना, आधा घंटा का ही होना चाहिए। तो लो, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो स्पीड बाय डिस्टेंस टाइम ही देगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, सॉरी। चलिए अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से 1500 कॉमन लोगे तो 3000 आएगा, 3000 इंटू 250 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 250, कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कीजिए, है ना, सॉल्व फर्दर। एक मिनट, सॉल्व करके और आंसर कमेंट में डिस्कस कीजिए। 1500 कॉमनली, तो 2 से उधर जाएगा तो 13 हो जाएगा, ठीक है। 300 एक्स टाइम्स लिए तो ठीक है, ठीक है। अढ़ाई सौ 3 डालिए कॉमन तो बना, ठीक है, आराम से फैक्टराइज हो जाएगा। तो आई होप आप लोग जो है ये फैक्टराइज 250x होना चाहिए यहाँ पर, कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग फिर से ट्राई करिएगा। आप लोग के लिए एक नया क्वेश्चन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ये आप पे इसमें बस कुछ वैल्यूज़ जो है वो पॉइंट वगैरह में दे दिया है, जिससे बच्चा परेशान हो जाएगा। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से तो ऐसे ही परेशान रहता है, वैल्यू से ही परेशान हो जाए। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा। चलते हैं हम आज इस पे, एक होमवर्क हो गया ना, आप लोग को एक होमवर्क और दूंगा। एजेस वाले क्वेश्चन पे, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स। 5 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मान लो सम ऑफ एजेस क्या है, तो सम मान लो फादर का एज एक्स, सन का एज वाई, तो सम ऑफ एजेस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45, ठीक है ना। फादर एज, ये है हमारे पास फादर का एज, और ये है हमारे पास सन का एज, ओके। तो वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, अगो मतलब पहले, सॉरी 4 नहीं है 5 है। 5 ईयर्स अगो, तो फादर क्या रहा होगा, फादर का एज रहा होगा हमारे पास एक्स माइनस 5, और बेटा का एज रहा होगा, यानी सन का एज रहा होगा, सन का एज रहा होगा हमारे हिसाब से 40 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों का जो प्रोडक्ट है एक्स माइनस 5, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, दैट इज गोइंग टू बी 124। वो किसके बराबर है, सोच का, तो इसको लिखो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। तो उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और 200 में से 124 जाएगा, तो डेट इज़ गोइंग टू बी आई थिंक 76। 200 उधर जाएगा ना, तो 324 ना, 324, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। अब आप लोग इसको जो है फैक्टराइज कर लीजिएगा, इसके टेबल में 324 आता, 45 को कैसे ठीक किया जाए। तो मैं अब सारे क्वेश्चन में यही करूँगा, स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आपको इक्वेशन बना दूंगा, आपको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्योंकि इस तरह के फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोग को इतना फैक्टराइजेशन तो सिखा ही दिया जिसमें दिक्कत ना हो। अब हम लोग चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, 4 ईयर हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हेंस मतलब होता है बाद में। तो मान लो गर्ल और सिस्टर, तो गर्ल का सिस्टर का एज यदि एक्स है, तो गर्ल का सिस्टर, गर्ल्स का वो जो लड़की है जिसके सिस्टर का एज एक्स है, तो उसका 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ईयर हेंस क्या हो जाएगा, 4 ईयर हेंस
हमारा हो जाएगा, गर्ल हो जाएगी 2x+4 और सिस्टर हो जाएगी x+4। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो इस दोनों का प्रोडक्ट यानी 2x+4 इंटू x+4 160 के बराबर है। अब 160 के बराबर है तो इसको इंटू कर लीजिए, 2x² प्लस 8x+4x प्लस 12x² 12x² नहीं 12x प्लस 16, तो 116 जाएगा, तो 116 जाएगा तो 1 माइनस 1 सेकेंड माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। और इसमें x² प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कर देता हूँ, x² प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इज गोइंग टू इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 12 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू -12 और x का वैल्यू 6। अब एज निगेटिव नहीं हो सकता है तो नॉट पॉसिबल, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 6। यानी हमसे किसका पूछा है, देयर परसेंटेजेस, तो गर्ल क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर आंसर देखोगे तो गर्ल जो होगा वो हो जाएगा हमारा 2x, तो 2 इंटू 6 यानी 12 ईयर। बॉय जो उसकी बहन है, उसकी जो है क्या ही, ठीक है, उसकी जो बहन है यानी हमारे पास जो सिस्टर है उसका एज देखोगे तो 5 लग रहा है, सॉरी सिस्टर का एज क्या हो जाएगा x, तो यह 6 ही हो जाएगा, 6 ईयर्स। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 14 नंबर में, और मैं ये क्वेश्चन आप लोग को एक होमवर्क देना चाह रहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खतरनाक और सोचने वाला क्वेश्चन है। इसको सोच के आइएगा पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं आगे अब फिर, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चंस को समझाऊँ ना तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्वेश्चंस, जिसमें कि ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़्यादा टाइम लगता है तो जिसकी वजह से लेक्चर का लेंथ बढ़ जाता है। और मैं लेक्चर का लेंथ 45 मिनट्स 50 मिनट्स ज़्यादा रखना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग को 45 और 50 मिनट्स का ही आदत है। और मैं चाहूँगा कि लेक्चर को जब भी आप देखें तो एक शॉट में देख जाए, मतलब एक बार में ही नहीं कि तोड़ तोड़ के 5 मिनट देखे फिर हंसे खेले, फिर 5 मिनट देखे हंसे खेले, ऐसा कुछ नहीं। एक बार में 45 मिनट का रहता है, 45 मिनट निकालो, बैठो और फिर ट्राई करो, बस इतना ही तो करना है। 14 नंबर ट्राई कीजिए। 13 नंबर क्या कह रहा है, 15 नंबर बहुत ईजी। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो 600 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। अब द ट्रायंगल बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सिस्ट द एल्टीट्यूड बाई 10 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस। बेस क्या कह रहा है, बेस जो है ट्रायंगल का, बेस ऑफ द ट्रायंगल एल्टीट्यूड से, एक्सिस मतलब बड़ा होना, एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर बड़ा, यानी x प्लस 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 600, 0 लिख रहा है 600, ओके। तो यहाँ से x² प्लस 10x, x² प्लस 10x इज इक्वल्स टू 1200। यहाँ साफ साफ दिखेगा कि x² प्लस 40x माइनस 30, x² प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 0। यदि आप इसको फैक्टराइज करना चाहें तो मैं डायरेक्ट फैक्टराइज कर लेता हूँ, आप फैक्टराइज मेथड से कीजिएगा। x प्लस 40 और x माइनस 30, क्योंकि 40 30 42 हो रहा है, देखा, और 40 और 30 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 30 इज द ओनली, और -40 फिर से नहीं लेंगे, क्यों, ये क्वेश्चन पर ये साइड कभी भी, साइन लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो डैट इज आवर आंसर। एक 30 है तो दूसरा 40 हो जाएगा, तो साइड्स क्या हो जाएंगे, साइड्स विल बी 10, सॉरी साइड्स विल बी, एक अगर 30 है दूसरा 40 है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो परपेंडिकुलर है, और बेस है तो हाइपोटेनस अंडर रूट बेस स्क्वायर यानी 50 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं।
क्या कह रहा है ना कि एक फार्मर जो है विशेष टू ग्रो 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन सिंस ही हैज विथ ओनली 30 मीटर बार्ब्ड वायर ही फेंसेस 3 साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन लेटिंग द कंपाउंड्स ऑफ वॉल ऑफ हिज। देखो वो क्या चाह रहा है ना कि उसके पास जो है वो क्या है, उसके पास जो है अगर डायग्राम से मदद से समझने की कोशिश करो, उसके पास एक अथी है रेक्टेंगुलर फील्ड है। ओके, उसके पास क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब उस रेक्टेंगुलर फील्ड को वो क्या चाह रहा है ना, वो गार्डन बनाना चाह रहा है जिसमें कि 100 एरिया क्या होना चाहिए, एरिया जो है वो दे रखा है हमारे पास 100, इसको स्काई ब्लू से लिखो, वाइट वाइट अच्छा लगता है। एरिया जो है वो दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर। ओके, तो रेक्टेंगल है, साफ साफ है, एक रेक्टेंगल है, तो एक को अगर मान लो एक्स, यदि एक को लेंथ एक्स मानते हो तो ये लेंथ भी हमारा एक्स होगा, और ये वाई मानते हो तो ये भी हमारा वाई होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब क्या करना है ना कि वो कह रहा है कि उसके पास क्या है, 30 मीटर बार्ब्ड वायर है, 30 मीटर बार्ब्ड वायर से और क्या कर रहा है, ही फेंसेस 3 साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, 3 साइड, तो कोई भी 3 साइड ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 साइड लोगे तो जिसमें से 2 साइड तो कॉमन आएगा, 2x + y इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि 30 मीटर से ही तीनों साइड कर लेता है। तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो y कैन बी 30 - 2x। ठीक है, और एरिया हमारा क्या हो जाना चाहिए, एरिया हमारा होगा x × y, x × y। तो एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, यूनिट नहीं लिखो वो भी चलेगा। ठीक है, ये x क्या हमारे पास, तो x ही रह गया, और y हमारे पास क्या होगा 30 - 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो इधर आ जाओगे तो इसको सही से लिखोगे तो 2x²। मैं बार बार ये देना भूल जाता हूँ एरो, मैंने मेरा मार्क्स भी कट रखा है इस एरो नहीं देने के चक्कर में। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे हाँ। ओके, को बात नहीं, छोटा छोटा चीज़ ये दिक्कत होते रहता है। चलिए यहाँ 2x² -30x + 100 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको x² -15x + 50 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से फैक्टराइज करोगे तो x - 10 और x - 5 डैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 10 आएगा और x का वैल्यू 5 आएगा। अब 10 मानोगे x को तो y क्या हो जाएगा हमारे पास 20, सॉरी y हो जाएगा 10। यदि 5 मानोगे तो y हो जाएगा 20। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, डायमेंशंस निकालो। कोई नहीं, अगर x को 10 मानते हो तो y क्या आ जाएगा, x को 10 मानोगे तो y 20, x को y y 10 सॉरी, x को 5 मानोगे तो y क्या आ जाएगा 20। तो ये डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन अगर इस डायमेंशन के हिसाब से यदि ध्यान से देखोगे तो कोई नहीं, दोनों डायमेंशंस ही सही है, दोनों डायमेंशंस ही सही है। चलिए फिर ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। दोनों डायमेंशन सही है, एक बात ध्यान रखो, 10-10 का भी हो सकता है और 5-10 का भी हो सकता है। लेकिन क्या बोला है, रिक्टेंगुलर, दोनों डायमेंशंस तो सही है लेकिन रिक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन यदि ये होगा, अगर ऐसा कुछ ये वाला कंडीशन हम लोग क्यों नहीं लेंगे,
ये कंडीशन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें ये स्क्वायर बन जाएगा। ये एक्चुअल आंसर है, ये नहीं लेंगे, ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल बोला था, ये स्क्वायर हो जाएगा, समझे? अब क्या कह रहा है कि स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड हुज साइड लेंथ इज 44 मीटर, a square flower bed in its center is leaving a gravelled path around the flower bed। कह रहा है कि सेंटर में एक फ्लावर बेड बनाया जिसके चारों तरफ जो है क्या करो, एक एरिया छोड़ रहे हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ लेयरिंग फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग द पाथ एट 2.75 एंड 1.50 पर स्क्वायर मीटर रिस्पेक्टिवली इज 4904। फाइंड द विड्थ ऑफ द ग्रेवल पाथ। चलो देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। तो फिर से डायग्राम की मदद से अगर देखोगे तो स्क्वायर बनाना, ठीक है। अब एक और स्क्वायर और बना लो इसके बगल में। परफेक्ट, ठीक है। अब ये फ्लावर बेड और ये ग्रेवल्स है हमारा। अगर इसको ध्यान से देखें, ये ग्रेवल्स, इसमें मतलब कि फ्लावर बेड के चारों तरफ रास्ता नहीं होता है जो फ्लावर को देखने के लिए या फिर उसको पानी वानी वगैरह सिंचाई करने के लिए, तो वही है, समझ लो। ओके। अब क्या कह रहा है ना कि अब कह रहा है हमारे पास कि लेयरिंग, देखो लेयरिंग ऑफ फ्लावर बेड, मतलब इसका जो है लेयरिंग करने का 2.75 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से लेके इसका लेना है और इसका 1.50। तो क्या करना है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मान लो दोनों तरफ x और x थिकनेस का ही छोड़ा होगा, तो टोटल 44 है, सॉरी, यदि टोटल 44 मीटर है लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये जो विड्थ है ये x है और ये जो विड्थ है ये भी x होगा, तो दैट विल बिकम 44 माइनस 2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ना, देखो एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड दैट इज गोइंग टू बी 44 माइनस 2x का स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ होल स्क्वायर माइनस दैट एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो 44 का होल स्क्वायर, 44 स्क्वायर माइनस 44 माइनस 2x का स्क्वायर। और एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो क्या है, 44 माइनस 2x स्क्वायर इंटू 2.75 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, तो इतना एरिया इसका आएगा, प्लस इसको यहाँ से कॉपी किया जाए, कॉपी एंड पेस्ट, और 1 सेकेंड, प्लस 44 इंटू इसको कॉपी यहाँ पर ही पेस्ट कर दो। और एक और बात, इसको बिग ब्रैकेट में क्लोज करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.50, ना। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी इसलिए था, समझे, इंटू 1 ये एक्स नहीं है, इंटू है, ये बात ध्यान रखना, ये भी एक्स नहीं इंटू है। चलिए ठीक है। अब इसको आप लोग को, और ये जो है किसके कितना के बराबर आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू
क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4904। तो आई होप आप लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे खुद से, है ना, और खुद से ही सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग का कैलकुलेशन भी पता चलेगा। मैंने आप लोगों को बता दिया, हिंट्स दे दिए कैसे सॉल्व करना है। एरिया फ्लावर बेड क्या हो जाएगा, ये क्यों लिखा। चलिए, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो फिर से पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं सिस्टर्न वाले क्वेश्चंस पे। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न 13 मिनट्स। देखो, मान लो तो एक पाइप है, पाइप ए मान लो एंड पाइप बी मान लो, ठीक ना। ये x मिनट लेता है तो ये x + 3 मिनट लेगा, 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है, कोई बात नहीं। तो ये 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, ये तो टोटल है ना, तो 1 मिनट में ये कितना भाग भरेगा, तो 1/x भाग भरेगा। और ये 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो ये जो है 1/x + 3 भाग भरेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं हो। ये तो टाइम एंड वर्क क्लास 8 में एक चैप्टर आया था, उसमें आप लोगों को सिखाया गया था कि x मिनट में पूरा भर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो 1/x। एक बी जो है x + 3 मिनट में पूरा भर दे रहा है एज पर क्वेश्चन, तो 1 मिनट में 1/x + 3 भाग भरेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मैंने स्टेटमेंट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में फर्दर बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और स्टेटमेंट मैं साफ साफ स्लोली बोल भी दे रहा हूँ क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, तो उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए आप लोग को। अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो से जो है आप लोग जो है वो स्टेटमेंट भी लिखे, तो मैं ट्राई करूँगा लिखने का शॉर्ट में जितना हो सके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे ए और बी पे। तो 1/x है। अब कह रहा है दोनों मिल गए, दोनों मिल के ए एंड बी दोनों मिल के 1 मिनट में कितना भाग करेंगे, तो दोनों का जोड़ दो भाई, 1/x + 1/x + 3। और कर कितना रहे हैं टोटल भाग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी 1/x + 1/x + 3 इज इक्वल्स टू 13/40। क्योंकि पूरा भाग करने के लिए 40/13 मिनट, तो एक भाग करने के लिए 13/40 मिनट। अब इसको आप लोग क्या करें, फर्दर सॉल्व कर लें, सॉल्व फर्दर। अब इस तरह का क्वाड्रेटिक मैंने आप लोग को सॉल्व करना सिखाया है, सॉल्व फर्दर। निहायती इजी क्वाड्रेटिक। 19th नंबर क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, फिर भी मैं आप लोग को इक्वेशन बना देता हूँ और सॉल्व करवा देता हूँ। अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 200 रुपीज़, मतलब 200 रुपीज़। इफ पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 2, मान लो एक्चुअल जो ओरिजिनल प्राइस जो है, मान लो ओरिजिनल प्राइस जो है वो x है, ओके। तो क्या कह रहा है ना कि, तो कह रहा है कि 200/x जो है x - 2, 2 रुपये हर एक मीटर का कॉस्ट जो है 2 रुपये कम लगा एक्चुअल प्राइस से जो होना चाहिए था। और एफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, पीस कितना था, 5 मीटर लॉन्गर था। चलो कोई नहीं, -200/x, तो ये 5 मीटर लंबा हो जाएगा। ऐसा कुछ इस तरह को सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना है क्या, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लॉथ का पीस है 200 रुपये का, ठीक है। इफ़ द पीस जो है वो 5 मीटर लंबा है। 5 मीटर लंबा होता कब, जब हर मीटर का कॉस्ट जो है 2 रुपये कम होता। तो 200/2 रुपये कम से अगर डिवाइड करेंगे, जो जितना मीटर आएगा, और ओरिजिनल प्राइस रहता तो जितना मीटर आएगा उसमें जो डिफरेंस है वो 5 मीटर का है, यही कह रहा है क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को मैंने कहाँ स्पीड वाले में भी सिखाया है कि काम टाइम जब लेट हो गया, अगर हमको उतना जाना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, उस तरीके का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि एक क्लॉथ है 200, जिसका दाम, एक पीस ऑफ क्लॉथ है जो कि एक आदमी खरीदा जिसको 200 रुपया पड़ा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि पीस जो है वो 5 मीटर लंबा होता, यदि पर मीटर कॉस्ट 2 रुपया कम होता। तो मान लो पर मीटर कॉस्ट जो है एक्स पर मीटर है, ₹X पर मीटर है। तो क्या अगर 2 रुपया कम होता तो कितना मीटर खरीदता, तो 200/x - 2, क्योंकि खरीदना तो 200 रुपये के अंदर है। यदि नहीं होता तो 200/x खरीदता, 200/x मीटर आता उसके पास। और इस दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 मीटर। तो लो
हो गया, इक्वेशन को सॉल्व करो। अरे यहाँ क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ कुछ मैंने शायद लिखा था, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। एंड दैट मिसिंग पार्ट आई थिंक आई हैव टू, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं मिसिंग पार्ट ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर कुछ मिसिंग है, इस पॉइंट पे कुछ मिस हो गया। क्या मिस है? चलिए मिल गया। क्या था यहाँ पे जो है वो मिसिंग है कि एम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एम इज इक्वल्स टू 0। ये था मिसिंग यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि अगर एक ही रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, एक ही रियल वैल्यू, तो x क्या होगा। ओके, तो आप लोग वीडियो पॉज करके जो है वो, आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई किए होंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दोनों रूट्स, एक रियल वैल्यू यानी दूसरा रूट भी रियल ही होगा, ठीक है। अगर एक ही कर रहा है इट मीन्स कि दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है इट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर, 0 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर कब आता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज गोइंग टू बी 0। तो बी क्या है 2, तो 4 माइनस 4m स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 0। यानी यहाँ से एम स्क्वायर का वैल्यू अगर देखोगे तो 1 आएगा, एम स्क्वायर 1, यानी एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ओके, प्लस माइनस 1। तो आई होप आप लोग समझ में आएगा। और कुछ जो होमवर्क है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं करूँगा, बस उसके बारे में हिंट दे दूँगा। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ गुड डे। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए, नाचते रहिए और मेन काम पढ़ते रहिए। So thank you very much.